विपक्षी पार्टियों के नेताओं का एक दल संसद से निकलकर जंतर मंतर पर चल रही किसानों की संसद में हिस्सा लेने पहुंचा और इस दौरान इन विपक्षी नेताओं ने किसानों को समर्थन दिया। संसद से विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल संसद से बस के जरिए जंतर मंतर के लिए निकला। जंतर मंतर पर इन दिनों किसानों ने किसान संसद लगा रखी है। ये किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर किसानों की संसद लगाते हैं और केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष किसानों के समर्थन में संसद से जंतर मंतर आए हैं। यहां पर विपक्ष हिंदुस्तान के सभी किसानों को अपना पूरा समर्थन देने पहुंचे हैं। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। इस पर चर्चा से काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं। संसद में हम पेगासस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में सभी के फोन में पेगासस भर दिया है। न ही मायावती की बसपा से कोई शामिल हुआ और न ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से और पार्टी से कोई इसमें शामिल हुआ। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर में प्रशासन ने उनके घर पर 1,63,80,000 रुपए के जुर्माने का नोटिस चस्पा किया है और आजम खान को यह जुर्माना 14 अगस्त तक जमा करना होगा। यह जुर्माना जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बनाकर अतिक्रमण और तोड़ने पर उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में लिया जाना है। असल में जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। 2019 में 26 किसानों ने मुकदमे भी दर्ज कराए थे, तो सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर एडीजे कोर्ट ने बीते साल फरवरी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी और दूसरे लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे के दर्जनों मामलों में जेल भेज दिया था। तंजीन को इसी साल की शुरुआत में जमानत मिल गई, लेकिन आजम और अब्दुल्ला सीतापुर जेल में बंद थे। वहीं पर दोनों को कोरोना हो गया था। फिलहाल आजम खान की तबीयत खराब है और वो डॉक्टरों की देखरेख में हैं। रामपुर जिला प्रशासन ने आजम खान के खिलाफ भूमाफिया का भी केस दर्ज कर रखा है। इतना ही नहीं, आजम खान पर चक्रोडों को भी कब्जा करने का आरोप है। वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार पर आजम खान के उत्पीड़न का आरोप लगाकर रिहाई की मांग कर रही है। टोक्यो ओलंपिक का आज 15 दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। स्टार रेसलर बजरंग पूनिया फाइनल की रेस से बाहर हो गए। सेमीफाइनल मुकाबले में हार के बाद भी वो कांस्य पदक के मुकाबले में बने हुए हैं। वहीं गोल्फर अदिति अशोक ने भी मेडल की आस जगा दी है। अदिति तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर है। मुकाबले का चौथा और फाइनल राउंड कल खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। 5 मेडल जीतकर भारत ओलंपिक में अपना दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन लंदन ओलंपिक 2012 में रहा है, जहां उसने 6 मेडल अपने नाम किए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में और पदक जुड़ने की उम्मीद है, क्योंकि रेसलर बजरंग पूनिया कांस्य पदक की रेस में है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं गोल्फर अदिति अशोक महिलाओं की व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर के बाद दूसरे स्थान पर है। अदिति के पास गोल्ड मेडल जीतने का बेहतरीन मौका है। अगर खराब मौसम के कारण कल चौथा और फाइनल राउंड नहीं होता है तो अदिति को सिल्वर मेडल मिल सकता है। अगर ये तीनों खिलाड़ी पदक हासिल कर लेते हैं तो भारत के खाते में 8 मेडल हो जाएंगे, जो उसका ओलंपिक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। अपना पहला ओलंपिक खेल रही भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पहले दौर में ट्यूनीशिया की खिलाड़ी से हार गई। हालांकि विरोधी खिलाड़ी फाइनल में नहीं पहुंच पाई, इस कारण सीमा को रेपचेक खेलने का मौका मिला। ट्विटर ने पूर्व क्रिकेटर और महान कप्तान MS धोनी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि कुछ देर बाद ट्विटर ने ब्लू टिक बहाल भी कर दिया। अपनी इस तरीके की कुछ ही हरकतों की वजह से ट्विटर काफी लंबे समय से विवादों में फंसा हुआ है। अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर बीते कुछ माह से लगातार विवादों में फंसा हुआ है। माही का वेरिफिकेशन पेज क्यों हटाया गया, कैसे वापस आया, इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वैसे दिग्गज पूर्व क्रिकेटर ने आखिरी ट्वीट 8 जनवरी को किया था। इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर महेंद्र सिंह के करीब 8.2 मिलियन फॉलोवर हैं। हो सकता है कि अपनी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए ट्विटर ने ये कार्रवाई की हो। हालांकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब किसी पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले यूजर के अकाउंट को सस्पेंड या ब्लू टिक कैटेगरी से हटाया गया हो। गौरतलब है कि ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई अपना हैंडल बदलता है तो ब्लू टिक बैज हटाया जा सकता है। अगर खाता 6 महीने की अवधि से निष्क्रिय है तो भी ब्लू टिक हट सकता है। धोनी का अकाउंट सस्पेंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ब्लू टिक हटा
हटा लिया गया है। अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर बीते कुछ माह से लगातार विवादों में फंसा हुआ है। माही का वेरिफिकेशन बेस क्यों हटाया गया, कैसे वापस आया, इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वैसे दिग्गज पूर्व क्रिकेटर ने आखिरी ट्वीट 8 जनवरी को किया था। इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर महेंद्र सिंह धोनी के करीब 8.2 मिलियन फॉलोवर हैं। हो सकता है कि अपनी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए ट्विटर ने ये कार्रवाई की हो। हालांकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब किसी पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले यूजर के अकाउंट को सस्पेंड या ब्लू टिक कैटेगरी से हटाया गया हो। गौरतलब है कि ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई अपना हैंडल बदलता है तो ब्लू टिक बैज हटाया जा सकता है। अगर खाता 6 महीने की अवधि से निष्क्रिय है तो भी ब्लू टिक हट सकता है। धोनी का अकाउंट सस्पेंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ब्लू टिक हटा लिया गया। कैप्टन कूल भले ही ट्विटर पर एक्टिव ना रहते हो, पर उनकी चर्चाएं हमेशा उनके फैंस के बीच में होती रहती है। फिर चाहे बात हम क्यों ना उनके अभी लेटेस्ट हेयर स्टाइल की ही क्यों ना कर ले, अभी भी वो अपनी हेयर स्टाइल की वजह से आमजन के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत में 24 घंटे के अंदर नए 45,000 कोविड केसेस दर्ज हुए हैं। ये एक महीने के अंदर सबसे ज़्यादा है। जिस तरीके से हर जगह भीड़ देखी जा रही है, ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, ना ही मास्क का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे हालात ही कोरोना की तीसरी लहर लेकर आ सकते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है। इससे हालात के संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर बस आने वाली है। ऐसा होते ही कोरोना के केस बढ़ने लगेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने बताया कि कोरोना का रिप्रोडक्टिव नंबर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और केरल जैसे 8 राज्यों में 1 से ज़्यादा हो गया है। रिप्रोडक्टिव नंबर से संक्रमण के फैलने की रफ्तार का पता चलता है। इसके 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि कोरोना से एक संक्रमित मरीज 1 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। जहां देश में अभी दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है, वहां लोगों ने समझ लिया है कि कोरोना लंबी छुट्टी पर चला गया। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मामले केरल में आए हैं, जो 22,040 है। वहीं सबसे ज़्यादा यानी कि 120 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश में कुल 49 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर के बाहर निकलें, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तभी हम इस महामारी से जीत सकेंगे। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। देखते ही देखते 1-1 मिनट के अंतराल में दोनों शहर आग के गोले में तब्दील हो गए। इन हमलों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई। जो जिंदा बचे उनकी हालत मौत से बदतर थी। पिघलते शरीरों को देखकर इंसान का कलेजा कांप रहा था। हमले में दूर दूर तक इलाकों में घंटों काली बारिश हुई। रेडिएशन ने जिंदादिल शहरों में कहर बरपा दिया। चारों ओर मौत का मंजर था। हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले को 1941 के अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी सेना के हमले का बदला माना गया। 76 साल बाद भी जापान उस दर्द को नहीं भूला है। दुनिया में लगातार बढ़ रही है परमाणु हथियारों की संख्या। 2020 में दुनिया में 3,720 परमाणु बम थे। 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 3,825 हुई। ये वो परमाणु हथियार हैं जो कभी भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार रखे गए हैं। 9 परमाणु हथियार संपन्न देश इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें यूएस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। परमाणु हमले की मार झेल चुके जापान ने अपनी तकनीक और मेहनत के दम पर दुनिया में अपने आप को एक विकसित देश के रूप में स्थापित कर लिया है। लेकिन दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ लगातार जारी है। भले ही भारत भी इन देशों में शामिल है, लेकिन भारत ने परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई हुई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत की पहल पर राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में पहली बार क्रिकेट के एम्पायर और स्कोरर की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आज समापन हुआ। खुद वैभव गहलोत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि शहर विधायक मनीषा पंवार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा और जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह रही कि बरकतुल्लाह का स्टेडियम में जीर्णोद्धार के कार्य को लेकर के जिस तरह से तस्वीर सामने आई,
और इस तरह का जो आयोजन हुआ उससे एक माहौल बनता नजर भी आ रहा है। वैभव गहलोत ने स्कोरर और अंपायर के लिए जिस तरीके से महत्व पर प्रकाश डालने के साथ कहा कि अब आने वाले समय में स्कोरर के लिए टेबलेट और उसके साथ में TADA की भी जो घोषणा की है उससे भी काफी उत्साह का संचार नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात अंपायर अनिल चौधरी सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों ने इसमें शिरकत की, अपने अनुभव साझा किए और जिस तरीके से यहाँ इस सेमिनार में महत्वपूर्ण जानकारी दी, उस अंपायर और स्कोरर के लिए बेहतर कार्य करने का रास्ता साफ होगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वैभव गहलोत के प्रयास काफी रंग लाए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से वैभव गहलोत इस टीम को लेकर के जोधपुर के मेहरानगढ़ किले गए, जहां पर 550 साल पुराने किले को दिखाने के साथ RC टीम ने काफी खुशी जाहिर की है। RC के पदाधिकारियों ने कल रात को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैकल्टीज के साथ में जो भोज वैभव गहलोत द्वारा इनके सम्मान में दिया गया था उसमें भी शामिल हुए। उसके अलावा वैभव गहलोत ने आज सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता काशीराम बिश्नोई के अलावा विभिन्न कांग्रेस के नेताओं ने उनसे मुलाकात की है और जिस तरीके से इस आयोजन को लेकर के उन्होंने गंभीरता दिखाई है, माना जा रहा है कि बहुत जल्द बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जो जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा तो क्रिकेट के मैच को भी पंख लगते नजर आएंगे। भरतपुर जिले के डीग उपखंड के बदनगढ़ गांव में 2 बच्चों की पोखर में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत से परिवारजनों में रुदन मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि तरुण और यश पोखर के पास से निकल रहे थे। इस दौरान पैर फिसलने से एक बालक गिर गया, दूसरा उसको बचाने के लिए उतरा और दोनों गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शोरगुल मचाया, लोगों की भीड़ लग गई और काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला गया। सूचना पर डीग तहसीलदार और डीग थाना अधिकारी रघुवीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। दोनों को कुम्हेर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन की समझाइश पर दोनों बच्चों का डीग हॉस्पिटल लाकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए। डीग थाना अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से बारिश के दिनों में गहरे पानी में नहीं जाने और बच्चों की सार संभाल की अपील की है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर नागौर जिले के मकराने से है निकल कर आ रही है, जहां पर नकाबपोश लुटेरों ने लूट के इरादे से एक घर पर दावा बोलते हुए महिलाओं पर चाकू से हमला करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नागौर जिले में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे नागौर जिला मुख्यालय हो या फिर जिले के उपखंड स्तर पर पुलिस अपराधियों के आगे नाकाम दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला मकराने थाने से जुड़ा हुआ है, जहां पर नकाबपोश लुटेरों ने योजनाबद्ध तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी के मुताबिक विवेता घर पर अकेले थी। नकाबपोश लुटेरों ने घर में प्रवेश करते हुए उसके बच्चे को उठाकर गले पे चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए अलमारी की चाबियां मांगी और नकाबपोश लुटेरों ने नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। मकराने थाने में अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। वहीं तांवला इलाके में लापता युवक की कुएं में लाश बरामद हुई है। वहीं पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। पिछले एक सप्ताह में नागौर शहर में मोबाइल शॉप में 16 लाख रुपए मोबाइल चोरी का प्रकरण हो या फिर टेम्पू में वर्दा के सोने के आभूषण चोरी का मामला हो या फिर कल ATM में गार्ड पर हमला का मामला हो, तमाम मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी मामले में सफलता हाथ नहीं लग पाई है। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह को जरूरत इस बात की है कि नागौर पुलिस अपने फर्ज को तरीके से अंजाम दे सके और अपराधियों में पुलिस का भय कायम हो सके।